चलिए आज हम लगाते हैं कुछ सवालों को जो आपको मदद करेंगे कहाँ पर, जो आपको मदद करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 5.0 जो भी आपकी परीक्षा है उसके अंदर। क्योंकि आज हम करने वाले हैं यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी आधारित सवालों को। ठीक है, सवाल कहाँ से है? सवाल आपकी ये हमारी बुक से है। ठीक है, जो आपको ई बुक प्रोवाइड की गई थी उसमें से कुछ आपके यहाँ पर सवाल है, उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस प्रकार से आपके ये एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है और किस प्रकार से आपको जो अपना अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, वो एनसीईआरटी पे टू द पॉइंट आपको जो यहाँ पर फोकस रखते हुए आपको जो है इसमें नंबर अच्छे से स्कोर करने हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है बुक तो आप ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर संपर्क करके आप इस प्रकार से बुक प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आपको स्टेप्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करें, 24 घंटे के अंदर आपके पास ये पुस्तक पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इस पुस्तक के अंदर आपके यहाँ पर ए टू जेड सारे सेक्शंस हैं। तो आप क्या करेंगे, ए सेक्शन लगाएंगे, देन बी सेक्शन लगाएंगे, देन सी सेक्शन लगाएंगे। इस प्रकार से आप सेक्शन वाइज लगाएंगे। आपका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, नो मैटर व्हाट, आप जो है इसको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं हम पहले सवाल को। यहाँ पर पहला सवाल हमसे क्या बोल रहा है और उसको हम आंसर करने का प्रयास करते हैं कि इसका सही उपयुक्त आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके, पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि अध्ययन के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्राथमिक फोकस क्या है। ठीक है, इसका आप आंसर देने का प्रयास करें। अध्ययन के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्राथमिक यानी कि प्राइमरी फोकस किस चीज के ऊपर है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन आपके पास है मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, केवल शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या है उसको यहाँ पर आप नीचे कमेंट करने का प्रयास करें कि क्या इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, उसको यहाँ पर अभी हम देखते हैं। ठीक है, ओके, इसको आंसर देने का प्रयास करें। देखिए आपके ऑप्शंस जिस प्रकार से बीपीएससी आपसे पूछता है उस प्रकार से है। और आपको एक और बात की सीख लेनी है यहाँ पर 1.0 से 2.0 से और 3.0 से कि जो भी आप स्कोर करेंगे 4.0 में उसके अंदर आप मान के चलिए आपको 5 नंबर ऊपर स्कोर करना है। ठीक है, 5 नंबर आपको जो है अच्छा स्कोर करना है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें क्योंकि बीपीएससी क्या कर रहा है, आंसर की में थोड़ी बहुत जो है, थोड़ी बहुत तो नहीं लेकिन काफी कुछ जो है गड़बड़ आंसर की वो प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ये 1.0 के अंदर भी देखा गया था, 2.0 के अंदर भी देखा गया है और 3.0 के अंदर भी देखा गया है कि आपके आंसर की में जो है वो गलत उत्तर दे देते हैं जिससे आपको 2 से 4 मार्क्स का आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब हुई तो नुकसान आपको 6 नंबर तक भी जा सकता है। तो आप क्या ट्राई करेंगे, आप ट्राई ये करेंगे कि आपके जो मैक्सिमम सवाल हैं आप उनको सही सही करके आने का प्रयास करें। ठीक है, सही सही करके आने का प्रयास करें और जो आपके इजी वाले सवाल हैं उनको आप बिल्कुल भी किसी भी हाल में ना छोड़ें। ये आपके लिए एक वार्निंग है, चेतावनी है आपके लिए कि आसान सवाल तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। जैसे एक सवाल आया था इस बार, यहाँ पर बता देते हैं आपको यहाँ पर कि 3.0 में एक सवाल आया था आपका जहां पर वो बात की थी इसमें से कौन सा नहीं है, 4 डी आपको पढ़े एनसीईआरटी में, उसमें से डेंजर, डिवियंस और इस प्रकार से कुछ तो भी था। ऐसे सवाल आपको गलत नहीं करने क्योंकि इनका आंसर जो है एक्यूरेट आपको निकालने वाले हैं वो। ठीक है, इनके आंसर एक्यूरेट निकलेंगे लेकिन जो कुछ सब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं उनमें आपको जो है चांस ले लेना है। लेकिन ऐसे वाले ऑब्जेक्टिव जो सवाल है आपके बिल्कुल ही एकदम सटीक सटीक आंसर जो निकलेगा एनसीईआरटी से वो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, आते हैं इस प्रश्न के ऊपर। इस प्रश्न के ऊपर सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, ये कहां से लिया गया है? लिया गया है आपकी 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर से, जहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में, जहां पर हम बात करते हैं मेंटल प्रोसेस यानी कि मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में प्लस हमारा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ठीक है, बिहेवियर के बारे में भी हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। उसी के साथ साथ हम एक और चीज का अध्ययन करते हैं और वो क्या है, वो है आपका अनुभव, एक्सपीरियंस। आप जाके देखिएगा एनसीईआरटी में ये भी वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मनोविज्ञान के अंदर प्राथमिक तौर पर क्या करते हैं हम, एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, मेंटल प्रोसेस भी काउंट होगी और बिहेवियर भी काउंट होगा। डिपेंड करता है कि प्रश्न के अंदर आपको किस प्रकार से पूछा हुआ है, उस अकॉर्डिंग से आप वहां पर आंसर देंगे। ठीक है, ओके, अब अगला देखते हैं यहाँ पर मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किसे एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य माना जाता है। ठीक है, प्रमुख परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक, व्यवहार, मनोविश्लेषणात्मक, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर, इसको सोचने का प्रयास करें कि इनमें से किसे एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव आ गया आपका, ये आपका बिहेवियर आ गया, बिहेवियरिज्म वाले अगर यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका साइको एनालिसिस। ठीक है, तो ये तीनों ही जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो कौन सी करते हैं, वो हम करते हैं यहाँ पर कि सभी को जो हम एक साथ यहाँ पर एक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, कि सभी चीजों का हम थोड़ा थोड़ा कुछ लेंगे और एक की बदौलत हम यहाँ पर नहीं कह सकते। जैसे आपने देखा है ना वहां पर कि जैसे आपका बायोलॉजी है, ठीक है, और एक ये बोलती है बायोलॉजी परिप्रेक्ष्य क्या बोलता है कि जो भी है आप अपने जीन की वजह से है, लेकिन
दूसरा क्या बोल रहा है, बिहेवियरिज्म क्या बोल रहा है, वो एनवायरमेंट बोल रहा है ना, गेस्टाल्ट क्या बोल रहा है, आपके परसेप्शन के बारे में बात कर रहा है, कॉग्निटिव क्या बोल रहा है कि आप चिंतन किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इन सबको मिला जुलाकर जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि मनोविज्ञान में हमारे पास अलग अलग स्कूल्स हैं। तो यहाँ पर प्रमुख कौन सा है, सारे ही हमारे पास यहाँ पर जो है प्रमुख निकल के आ रहे हैं। तो अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक कौन है यहाँ पर, सिगमंड फ्रॉइड, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, किस कहां से शुरुआत होती है इसकी, इसको आपको यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो ये सभी आप जानते हैं, आयो आप सभी जो इसका सही आंसर दे रहे होंगे। सिगमंड फ्रॉइड नहीं, विलियम जेम्स नहीं, सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है यहाँ पर विलियम वुंड। ठीक है, जनक के रूप में किसकी हम बात करेंगे, फादर ऑफ साइकोलॉजी आपके विलियम वुंड यहाँ पर आ जाएंगे। कब की शुरुआत होती है, 1879 में, आपकी लिप्जिग जर्मनी में जो फर्स्ट लेबोरेटरी खोलते हैं वो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनके पहले विलियम जेम्स क्या कर रहे थे, विलियम जेम्स जो थे 1875 से साइकोलॉजी के लेक्चर्स लिया करते थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, साइकोलॉजी के लेक्चर्स लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1875 से। लेकिन ऑफिशियली जो हम कह सकते हैं यहाँ पर किससे शुरुआत होती है, 1879 से हमारे पास यहाँ पर शुरुआत होती है। ठीक है, ये आते हैं अपना 1899 में, 1900 के आसपास अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ पुस्तक ड्रीम्स किताब लेकर। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पर हो रही है। लेकिन मनोविज्ञान का जनक किसको बोलेंगे आप बोलेंगे इनको। लेकिन अगर सवाल में पूछा जाता है कि क्या इनके पहले कोई कुछ कर रहा था, तो यस, ये अपने जो 1875 में आपके विलियम जेम्स हैं, ये क्या करते थे, ये अपने लेक्चर्स पढ़ाते थे वहां पर बच्चों को क्लास के अंदर। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अगला सवाल, मनोविज्ञान में कौन सा दृष्टिकोण अवलोकनीय व्यवहार पर जोर देता है। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसका हम क्या कर सकते हैं, जिसका हम प्रेक्षण कर सकते हैं, उस पर कौन जोर देता है, मानवतावादी वाले करते हैं क्या, व्यवहारिक करते हैं, संज्ञानात्मक करते हैं, ये आपके हो गए बिहेवियरिज्म वाले, ये हो गए आपके ह्यूमनिस्टिक वाले, और ये हो गए आपके कॉग्निटिव वाले। तो इसमें से कौन करेंगे, यहाँ पर मानवतावादी करेंगे, व्यवहार पे ध्यान देंगे, बिहेवियरिस्ट ध्यान देंगे, या फिर कॉग्निटिव वाले ध्यान देंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास सही आंसर क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर व्यवहारिक जो थे उनका ध्यान किसके ऊपर था, कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आसान सवाल था ये वाला हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं, व्यवहार के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बिहेवियर के बारे में डेटा अगर आपको इकट्ठा करना है, उसमें से आप कौन सी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ये लिया गया है आपके सेकंड क्लास की, सेकंड चैप्टर की आपकी एनसीईआरटी से। सर्वेक्षण करेंगे, सर्वे करेंगे, प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अवलोकन करेंगे, किस चीज का इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पर, आप यहाँ पर करेंगे उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी करेंगे, अवलोकन भी, ऑब्जर्व भी करेंगे, आप सर्वे भी लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, सही आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर डी। आई होप अभी तक आपके सारे आंसर यहाँ पर सही आ रहे होंगे। अगला देखते हैं, मनोविज्ञान में आत्मनिरीक्षण शब्द का अर्थ क्या है। इंग्लिश वालों की जो पीडीएफ होगी उसमें लिखा होगा यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ऑप्शंस देखते हैं, अपने स्वयं के सचेत विचारों और भावनाओं की जांच, दूसरों के व्यवहार का अवलोकन, शारीरिक प्रतिक्रियाओं का मापन, एक से अधिक, या फिर उनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा सही आंसर, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन से आपको नाम ध्यान आना चाहिए किसका, आपको ध्यान आना चाहिए एडवर्ड टिश्नर का। ठीक है, एडवर्ड टिश्नर ने भी इसी विधि का उपयोग किया था, प्रयोग किया था, और आपके जो विलियम वुंड थे वो भी कुछ कुछ इसी प्रकार से चीजें कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मनिरीक्षण यानी कि किसकी बात हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन, अपने स्वयं के अंदर झांकने की बात हो रही है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, अपने स्वयं के सचेत विचारों और भावनाओं की जांच। ठीक है, हम किसके अंदर झांक रहे हैं, हम स्वयं अपने अंदर यहाँ पर झांक कर देख रहे हैं, ना कि किसी और के अंदर। ठीक है, तो दूसरों के व्यवहार का अवलोकन यहाँ पर शामिल नहीं होगा। उसी के साथ साथ शारीरिक प्रतिक्रियाओं का मापन भी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बॉडी में हमने कुछ भी लगाया नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ये जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होता है। अब हम चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो हमसे पूछ रहा है वो ये है कि मनोविज्ञान का कौन सा स्कूल धारणा और स्मृति जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, किसके ऊपर, आपका धारणा और स्मृति, मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। संरचनावाद है आपका, स्ट्रक्चरलिज्म है, कार्यात्मकता है यानी कि फंक्शनलिज्म की बात हो रही है, और यहाँ पर आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यानी कॉग्निटिव स्कूल की बात हो रही है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात हो रही है। तो इसमें कौन जो है आपकी धारणा और स्मृति के बारे में ध्यान करेगा, संरचनावाद, कार्यात्मकता यानी कि फंक्शनलिज्म की बात हो रही है, और यहाँ पर आपका कॉग्निटिव वाला डी, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्या होगा सही आंसर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हमारे पास निकल के आ रहा है, आपका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, कॉग्निटिव वाले बात करेंगे कि आपकी मेमोरी जो है किस प्रकार से काम कर रही है, धारणा के बारे में बात करेंगे क्या प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इनको मतलब नहीं है, ये तो एलिमेंट की बात करेंगे, इसको आप छोटे छोटे पीसेस में आप यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला सवाल को, शास्त्रीय कंडीशनिंग की बात करें कि विकास से कौन जुड़ा हुआ है, यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग से इनका इनमें से किसका जुड़ाव है,
जॉन बी वॉटसन, इवान पावलोव, बीएफ स्किनर, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका बड़ा ही आसान सवाल है, आंसर है आपको मालूम है ऑलरेडी, इवान पावलोव की हम यहाँ पर बात करेंगे। इनको जब नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था वो मिला था आपको 1904 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना लें यहाँ पर 1904 में इनको जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए? इनके जो काम कर रहे थे पाचन तंत्र के ऊपर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे, वहां पर इनको ये दिया जाता है। जॉन बी वॉटसन जो थे वो किसकी बात करते हैं? ये बिहेवियरिज्म के जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, आपके व्यवहारवाद के। एंड जो बीएफ स्किनर थे, इनको हम किसके नाम से जानते हैं? हम जानते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, बीएफ स्किनर ने जो बोलते हैं किसके बारे में? वो बोलते हैं आपके रीइंफोर्सर के बारे में, कि जितना आप रीइंफोर्स करेंगे उतना आपको जो है सामने से रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, जो आपने जानते हैं वो एक बिल्ली को बंद रखा था केज के अंदर, और इनकी जो थ्योरी है बीएफ स्किनर की, कहां से निकल के आती है? निकल के आती है आपके थॉर्नडाइक ने जो काम किया था। थॉर्नडाइक का कौन सा था? वो था आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो प्रभाव का नियम जो था थॉर्नडाइक का, एडवर्ड थॉर्नडाइक का, वहां से जो थे इन्होंने सीख ली और फिर अपना ये ऑपरेंट कंडीशनिंग ये लेके आते हैं। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शंस आपके जो यहाँ पर एक्सप्लोर हो चुके हैं। सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी, इवान पावलोव। अब आगे देखते हैं हम अगला सवाल, सवाल नंबर 9। किस शोध पद्धति में कारण और प्रभावों संबंधों को स्थापित करने के लिए चर के हेरफेर शामिल है? ठीक है, केस स्टडी के अंदर, सर्वेक्षण के अंदर, प्रयोग के अंदर, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो कौन सी ऐसी रिसर्च मेथड है? ये आपका देखिए सेकंड चैप्टर से लिया गया है। किसके अंदर? कारण और प्रभाव, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है कॉज एंड इफेक्ट के बारे में। ठीक है, कि आप किसी कारण से क्या हमको प्रभाव देखने मिलेगा, ऐसे संबंधों को स्थापित करने के लिए चर के हेरफेर, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएबल के हेरफेर, यानी कि वेरिएबल मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वेरिएबल मैनिपुलेशन कहां पर करेंगे आप? केस स्टडी के अंदर करेंगे, सर्वे के अंदर करेंगे या प्रयोग के अंदर करेंगे। सभी को मालूम है कहां पर होता है आपका ये? एक्सपेरिमेंट के अंदर होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा चर के अंदर हेरफेर आप एक्सप्लिसिटली कहां पर देखेंगे? आपको देखने मिलेगा एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, प्रयोग के अंदर। ठीक है, सर्वेक्षण नहीं है, केस स्टडी नहीं है, तो सही आंसर क्या होता है आपका यहाँ पर? आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग। ठीक है, प्रयोग के अंदर क्या होता है? हमारे पास दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी कि प्रायोगिक समूह, और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा? दूसरा होता है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप, यानी कि नियंत्रित समूह। ठीक है, चर का हेरफेर कहां पर होगा? चर का हेरफेर 1000%, 10,00,000% कहां पर होगा? चर का हेरफेर हमेशा आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर होगा। सवाल में अगर ये बोलेगा आपसे कंट्रोल ग्रुप में हेरफेर हो रही है, तो वहां पर हेरफेर कभी भी नहीं होती है। यहाँ पर हम कौन सा देंगे ये आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, हिंट आपको यहाँ पर मिल गई है, यहाँ पर हम क्या देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ सही आंसर क्या है इसका? प्रयोग यहाँ पर इसका जो सही आंसर है। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको यहाँ पर केस स्टडी के बारे में। तो केस स्टडी क्या है? केस स्टडी आपकी एक कौन सी मेथड है? एक आपकी क्वालिटेटिव, ठीक है, यानी कि आपकी गुणात्मक विधि के अंदर आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये था आपके लिए इनसाइट, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर या क्वालिटेटिव जो आपकी डिजाइन होती हैं, जो आपकी मेथड्स होती हैं, उनके अंदर आपको ये देखने मिलता है केस स्टडी। इसी के साथ साथ और क्या देखने मिलता है आपको? आपको देखने मिलता है यहाँ पर नृजाति विज्ञान भी, ये जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं आपकी एथनोग्राफी। एथनोग्राफी से ध्यान रखिएगा आप, जब भी एथनो आएगा तो वहां समझ जाइए किसकी बात होने वाली है। वहां पर बात होने वाली है आपकी संस्कृति की, यानी कि कल्चर की। ठीक है, संस्कृति और कल्चर की बात होगी यहाँ पर, इस बात को आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके अंदर जहां भी एथनो आएगा वहां पर कल्चर घुसेड़ दीजिएगा, बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी आपको। ठीक है, एथनो यानी कि कल्चर, एथनो यानी कि कल्चर क्या होता है? इसमें जो रिसर्चर है वो क्या करता है? उनके साथ जाके रहता है, मंडली में बैठता है, उठता है और देखता है वहां पर क्या सारी चीजें हो रही है अपने रिसर्च के दौरान। ठीक है, उसको वहां पर जाना ही पड़ता है, उसके अलावा उसके पास कोई और काम नहीं होता है करने के लिए। अगर वो क्या कर रहा है? अगर वो एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहा है तो इसी को एक और इसका नाम क्या है जिसको हम कह सकते हैं पर्यायवाची? वो क्या है? वो है आपका प्राकृतिकवादी जांच, यानी कि इसको हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगर आपको और जानना है क्वालिटेटिव के अंदर और क्या क्या होता है, तो आप जो है बीपीएससी का कोर्स जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, एल्स कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 10, वो किसके बारे में बात कर रहा है? सवाल नंबर 10 बात कर रहा है स्वतंत्र संघ की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? ठीक है, कार्ल रॉजर्स, सिगमंड फ्रॉइड, अब्राहम मास्लो। ठीक है, इसमें सबसे अधिक निकटता से पूछ रहे हैं आपसे, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है? क्या कार्ल रॉजर्स है? क्या सिगमंड फ्रॉइड है? क्या अब्राहम मास्लो है? सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र संघ से यहाँ पर क्या कहने का मतलब है? थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पर देखिए, ट्रांसलेशन आपको बीपीएससी भी ऐसे ही कराता है, कभी कभी डिफिकल्ट कर देता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? आई गेस आपकी यहाँ पर बात हो रही है फ्री एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, फ्री एसोसिएशन की बात कौन करते हैं? फ्री एसोसिएशन की बात करते हैं आपके यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, उसी के साथ साथ और किसकी बात होती है इनके अंदर? साइको एनालिसिस के अंदर यहाँ पर बात होती है हस्तांतरण की, यानी कि ट्रांसफरेंस की बात होती है।
प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर बात होती है किसकी, काउंटर ट्रांसफरेंस की। ये सब हम कहीं से ला नहीं रहे हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये था आज का हमारा 10 सवाल का सेट आपके लिए जो था कंप्लीटली आपके एनसीईआरटी बेस्ड के ऊपर। तो आई होप आपके जो सभी आंसर है 10 on 10 आपके आए होंगे। अगर आपके 10 on 10 आए हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या जो भी आपका स्कोर आया है उसको इस प्रकार से लिखकर आप बता सकते हैं। और जो आपसे सवाल पूछा गया है ऊपर कि हम कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या लगाते हैं, किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ज्ञात है तो, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे आपके बीपीएससी संबंधित और किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर ऑल द बेस्ट। और इसी प्रकार से अगर आपको चाहते हैं कि आपको ये बुक मिले, ये जो ई बुक है इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे आपको 2 सिंपल स्टेप्स दिए गए हैं। उन स्टेप्स को आप फॉलो करें, 24 घंटे के भीतर आपके पास ये पुस्तक पहुंच जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके अंदर है आपके पास यहाँ पर 1500 प्लस सवाल, ठीक है। इसी के साथ अगर आप बीपीएससी का फुल कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर अभी आपने देखा क्वालिटेटिव वाले जो लेक्चर्स हैं आपके जल्दी अपडेट होंगे, है ना। कोर्स के अंदर ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं, कुछ अपडेट होंगे उसके अंदर, तो आपको वो भी देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो बुक के लिए आपको स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करें। आप इस पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो ही ई बुक के लिए आप जो स्टेप्स दिए गए नीचे उसको आप यहाँ पर फॉलो करेंगे सिंपली, ठीक है। ऑल राइट, तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी देखिए आपका कट ऑफ वगैरह जो है जल्दी आता होगा, आंसर की उन्होंने दे दी है, फाइनल भी आपकी आती होगी, तो उसका थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करते हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इसको तो सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।